पहले हज़ारों लोगों को, ठीक है ना, मौत के घाट उतरवाना और उसके बाद में सिर्फ राजनीति के चलते उसको वापस ले लेना, ये सरकार की एक पुरानी आदत है। अभी उनकी जो चिता की जो अग्नि है वो ठंडी भी नहीं हुई और आप कहते हैं कि ये एक मतलब मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि हमने किसान की बेहतरी के लिए, भाइयों बहनों मित्रों, हमने किसान की बेहतरी के लिए वो तीनों कृषि काले कानून वापस ले लिए। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करके कहा कि तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया गया। इसको लेकर किसानों में खुशी का माहौल है, लेकिन एक्टिविस्ट मोहित शर्मा अभी भी नाराज। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर, सुनिए। देखिए, सरकार की आदत पुरानी है, पहले हज़ारों लोगों को, ठीक है ना, मौत के घाट उतरवाना और उसके बाद में सिर्फ राजनीति के चलते उसको वापस ले लेना, ये सरकार की एक पुरानी आदत है। सरकार ने, आपको याद होगा कि एक दिसंबर के टाइम पे ही एक नया स्वरूप छोड़ा था जिसको बोला गया था CNRC, जिसको हमने बोला था सिटीजन अमेजमेंट एक्ट। आपने देखा होगा उसके नाम पे देश की राजधानी में कितने दंगे और फसाद हुए। तब से लेकर आज तक देश की राजधानी ठीक से खुली नहीं थी। उसके बाद सिटीजन अमेजमेंट एक्ट पे कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, उस बात का हमें और आपको बिल्कुल नहीं पता। CA और NRC को लेकर कोई काम हुआ या नहीं हुआ, हमें नहीं पता। लेकिन सरकार ने देश में दंगे और फसाद कराने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे देश की राजधानी के अंदर चुनाव था, तो चुनाव को जीतने के लिए देश की सरकार ने ये सब प्रोपोगेंडा अपनाया था। एक बार फिर देश की सरकार ने क्या काम किया कि जब सरकार को नजर आया कि यूपी का चुनाव नज़दीक है, हिंदू मुस्लिम नाम का जो स्टंट है वो अब यहाँ पर नाकाम हो रहा है, असफल हो रहा है, तो सरकार ने एक ट्रेंड जारी कर दिया और वो था ट्रेंड क्या कहते हैं, तीनों काले कृषि कानूनों का, जिसको लेकर सरकार ने कई हज़ारों किसानों की संख्या में, आपने देखा होगा कई किसानों की संख्या 650 से तकरीबन ज़्यादा जो किसान हैं वो हमारे शहीद हुए। वो किसान वहाँ पर बिना बात शहीद हुए। अगर आपको कृषि कानून वापस लेना ही था तो आप पहले दिन वापस ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। तो आपने ये जो 650 लोग हैं जो शहीद हुए हैं, 650 से ज़्यादा, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इनकी मौत का जिम्मेदार हमारे देश में हमारे देश की सरकार है। और दूसरी बात यह कि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिख दिया कि तीनों कृषि काले कानून वापस, किसान घर चले जाएं, तो ऐसे नहीं होता। पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा और पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने में तकरीबन अभी 5 से 10 दिन बाकी हैं। तो जब पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा तो आप सत्र के अंदर संसद में उसको रखेंगे और संसद के सत्र से उसको खारिज करेंगे। उसके बाद में जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें शहीदों का दर्जा देंगे। फिर उसके बाद जो हमारे किसान भाई जिनके ऊपर बेबुनियादी आरोप लगाकर उनको ज़बरदस्ती जेल के अंदर बंद किया गया था, जिनके ऊपर ज़बरदस्ती मुकदमे दायर किए गए थे, उनको जेल से बाहर निकाला जाए। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे हटाए जाएं। फिर किसान का जो कर्जा है वो कर्जा माफ़ किया जाए और जो तमाम फसलें जो हैं उन पे MSP की गारंटी दी जाए, जिसकी बात लगातार देश के किसान कर रहे हैं। ये लड़ाई जो इतने समय से हुई थी, ये तीनों कृषि कानून को लेकर थोड़ी हुई थी। अब अगर लड़ाई के लिए हम लोग बैठे हैं तो किसान की बेहतरी के लिए बैठे हैं, और किसान की बेहतरी जब ही होगी जब तीनों कानून के साथ में जो लोग बंद हैं अंदर उनको भी बाहर निकाला जाए। किसानों के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे अभी तक इस आंदोलन के चलते, वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएं और जितने भी किसान भाई शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। जी, क्या लगता है कि जो पुराना कानून है वो सही है देश के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात सीधे तौर पे बता दूं, अगर पुराना कानून सही नहीं था तो गलत भी नहीं था, मैं आपको इतनी बात कह दूं। और अगर वो ये वाला जो नया कानून था ये गलत था, तभी सरकार जो है वो बैकफुट पे आई है। और ये बात सरकार को, इस बात को देश के अंदर समझ के देखिए, हमारे देश में दंगे और फसाद कराने के लिए, एक कम्युनिटी को बदनाम कराने के लिए, देश में हिंदू और मुस्लिम जैसे राइट्स कराने के लिए हमारी सरकार जो है वो इस तरीके के प्रोपोगेंडो को अपनाती है। सरकार का सीधा मंशा थी ये कि किसी भी प्रकार से दिल्ली के अंदर जब देश के किसान घुसते हैं और ट्रैक्टर मार्च करते हैं तो उनको, किसानों को बदनाम कर उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी या टेररिस्ट साबित कर दिया जाए। लेकिन सरकार की ये मंशा असफल रही। सरकार ने कोशिश करी मुजफ्फरपुर में कि भाई, कि मुजफ्फरनगर में, कि वहाँ पर किसान की रैली को बदनाम कर दिया जाए। सरकार वहाँ पर असफल रही। लेकिन देश का किसान रेल की पटरी से लेकर और गाजीपुर बॉर्डर से लेकर, सिंधु बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर तक और राजस्थान बॉर्डर तक, तमाम जगह तक देश का किसान सफल हुआ। और इस लड़ाई में हमें प्रथम दिन से यकीन था कि जिस प्रकार हमें आज़ादी मिलने में समय लगा था, उसी प्रकार हमें इस प्रकार के, इन जैसे लोगों से भी, इन जैसी सोच से भी आज़ादी मिलने में समय लगेगा, लेकिन जीत हमारी होगी। और जीत अभी हमारी हुई है एक पॉइंट पे, बाकी के जो 2-3 पॉइंट है तक ये किसान भी चू तक नहीं किया। और कहा जाता है कि ये दलालों का आंदोलन था, खालिस्तान से फंडेड था, ISI से फंडेड था।
पहली बात तो आप मुझे एक बात बताइए, आपको ये बात किसने कही है और कितनी बार आप सभी लोग वहाँ आंदोलन में गए हैं जो आपने कह दिया कि तमिलनाडु का नहीं था, असम का नहीं था, ठीक है? राज्य में नहीं हुआ। देखिए हर जगह तमाम जगह पर किसान महापंचायत लोगों ने समर्थन दिया है। नहीं एक मिनट, एक बार भी किसान यहाँ सड़क पर नहीं आया। नहीं आपने बिहार में नहीं हुआ, बिहार से लोग गए हैं समर्थन देने के लिए। बिहार में कहाँ हुआ? किसान जो बिहार नहीं बिहार का किसान समर्थन देने गया, क्या बात कर रहे हैं आप? बिहार में भी तो होना चाहिए ना। बिहार में अरे महाराष्ट्र में एक नहीं एक हुआ, आप कहते हैं बिहार में नहीं हुआ, बहुत बड़ा बड़ा कृषि राज्य है। महाराष्ट्र में सुनिए, महाराष्ट्र में आपने कहा कि महाराष्ट्र से किसान समर्थन देने आए, जगह जगह से किसान नेताओं ने समर्थन दिया है। राज्य में भी होना चाहिए ना। देखिए सीधे तौर पे देखिए मैं आपको एक बताऊं, आपने कहा ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, इनको आईएसआई से फंडिंग हुई है। आप एक बात बताइए, तो आपने बिल क्यों वापस किया? बिल का मुझे नहीं पता, वो सरकार क्यों नहीं पता आपको? जब आप अरे भाई आपको इतना पता, आपको इतना ये बात आपको कैसे पता चली कि ये आतंकवादी हैं? बिहार में मैं नहीं देखा किसी एक आदमी को खड़ा होकर कहते हुए कि ये किसान बिल जो है गड़बड़ है। आप कैसे कह सकते हैं? हिमाचल में नहीं देखा मैंने। आपको नहीं लगता? मैंने मध्य प्रदेश में नहीं देखा। विपक्षी पार्टियां जो है वो भी रोटी सेकने के लिए ये सब कर रही थी। विपक्षी पार्टी के द्वारा इतना बड़ा, एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर यूपी के अंदर कितनी सीटें आती हैं? 80 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीट, ठीक है। अब बंगाल दूसरे नंबर पे आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, बिहार आ जाता है। ये तो देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी को निर्धारित करती हैं। तो देश का सबसे बड़ा राज्य एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य कौन सा आता है? आप ये बताइए। यूपी आता है ना। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? ठीक है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना। तो आप ये देखिए जो सबसे बड़े कृषि क्षेत्र हैं वो लोग तो इसमें थे ही थे। पहले सरकार ने क्या कहा? पहले सरकार ने कहा ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, फिर सरकार ने कहा कि ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा का है, उसके बाद सरकार कहती है आंदोलन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। फिर उसके बाद जब ये आंदोलन से बंगाल के अंदर इस आंदोलन का इफेक्ट दिखा, उसके बाद जब इस आंदोलन का इफेक्ट आपको मैं बताता हूँ तमाम जगह के लोगों ने। दूसरी बात यह कि आपने बात करी आंध्रा की, केरला की, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस प्रकार की खेती नहीं होती है, जहाँ चावल की खेती नहीं होती, लेकिन नुकसान हर किसी व्यक्ति को है, समझ रहे हैं? लेकिन नुकसान जो है वो हर किसी व्यक्ति को है, ठीक है। तो सीधे तौर पे आप ये समझिए कि ये जीत देश के किसान की हुई है। और जब तक देश के किसान की ये मांग पूरी नहीं होंगी जो मैंने आपको बताई है कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए उनको बाहर निकाला जाए, या फिर जो तमाम लोग जिनके ऊपर बेबुनियादी आरोप ला के बंद किया गया उनको उनके ऊपर से मुकदमे ना हटाए जाएं, किसान का कर्जा ना माफ़ किया जाए, या फिर किसान के जो उनकी फसल है उस पर MSP निर्धारित ना किया जाए, तब तक किसान उठ के नहीं जाएगा। सरकार ने, मैं आपको बताता हूँ, सरकार ने ये बिल इसलिए वापस लिया क्योंकि उसको यूपी चुनाव में डर लग रहा था कि कहीं इस आंदोलन के चलते हमारे को कोई समस्या महसूस ना हो, तो सरकार ने ये इसलिए वापस लिया डर के मारे। जी खबर ये है कि मोहित जी की चाइना ने कुछ जगहों पर जो है अभी उनकी जो चिता की जो अग्नि है वो ठंडी भी नहीं हुई, और आप कहते हैं कि ये एक मतलब मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लोगों को पहले मौत के घाट उतरवा दो, फिर कानून वापस ले लो। कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? ऐसे मास्टर स्ट्रोक को देश की जनता नहीं मानती। और अब देश के प्रधानमंत्री की और भाजपा सरकार की एक आदत है दंगे फसाद करा के थूक के चाटने वाली, और वो आदत में ये माहिर है। पहले दंगे फसाद कराओ, चाहे CNRC के नाम पे हो, चाहे किसान अम्यूजमेंट के नाम पर हो, ये क्या कहते हैं किसान कृषि काले बिन के नाम पर हो, इन्हों की आदत है पुरानी। तो लोगों से निवेदन है कि भाई अब आप लोग इन जैसी सरकार को समझने का प्रयास करें और हिंदू और मुस्लिम के नाम पे आपस में ना लड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सीधे तौर पे इस बात को समझिए कि सरकार का सीधे तौर पे करना यही था कि भैया लोगों की सिंपैथी को हासिल कर लेना। अब आप सुनिएगा 2 दिन बाद भाषण शुरू होंगे, रैलियां शुरू होंगी, तो वहां सिर्फ एक ही मुद्दा उठेगा कि हमने किसान की बेहतरी के लिए, भाइयों बहनों मित्रों, हमने किसान की बेहतरी के लिए वो तीनों कृषि काले कानून वापस ले लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी मन से ये नहीं कहेंगे कि उस कृषि कानून के चलते हमने 650 से ज्यादा किसान भाइयों की जान ली है, हमने कितने लोगों को मौत के घाट उतरवाया है, हमने देश के किसानों को बदनाम करने के लिए अपने देश के जवानों को पिटवाया है, हमने करनाल में देश के किसान को पिटवाया है, हमने देश के किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वाई है लखीमपुर खीरी में। ये बात देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जब देश के किसान घुसते हैं तो किस प्रकार से मिलिट्री के जवानों के द्वारा, जो मिलिट्री के जवान जो उन्हीं किसानों के बेटे हैं, उनको किस प्रकार से एक तरीके से एक असमंजस में खड़ा कर दिया जाता है कि वो किस प्रकार वो बेटे अपने पिता के ऊपर लाठी चार्ज करें, समझ रहे हैं? तो एक समस्या में खड़ा कर दिया जाता है। तो ये इनकी मंशा है, क्योंकि वहाँ मिलिट्री के अंदर देश की सरहदों के ऊपर और देश की पुलिस में लेकर तमाम जगह पर एक भी नेता का बेटा नहीं। IAS IPS मिल जाएंगे। अभी लिपि सिंह को देख लीजिए आप, क्या किया था उन्होंने बिहार के मुंगेर में, याद होगा आपको, जलियांवाला बाग बनाया था। पूरे देश को याद है वो जलियांवाला बाग, जब माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन हो रहा था। तो ये लोग ऐसे लोग हैं।
बाकी मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर इन जैसे लोगों को भर्ती भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोग हैं, ये लोग ऐशोराम में पढ़ने वाले लोग हैं। ये क्या जाने कि मिलिट्री वालों की ड्यूटी क्या होती है। आप और हम अगर आज चैन से सोते हैं, वो इसलिए कि हमारे देश का जवान खड़ा हुआ है वहाँ पर। इसलिए नहीं सोते कि मोदी जी की दाढ़ी बड़ी है या छोटी है। मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान नहीं डरता, सरहद पे खड़े देश के जवान से पाकिस्तान भी डरता है और चाइना भी डरता है। जय हिंद जी। तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर वो चाहते हैं कि ये छोटी सी ट्वीट कर और वो किसानों को, आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, किसानों को वहाँ से उठा लेंगे और यूपी और पंजाब चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। अभी किसानों की बैठक होगी और उसमें तय किया जाएगा कि हम वहाँ से हटेंगे या फिर अभी भी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।